नमस्कार साथियों, मैं मंजित भास्कर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार शिखर एकेडमी में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज शुरू कर रहे हैं 21 जनवरी 2021 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जिसमें आज फिर हम केवल मैथ के प्रश्न करेंगे भाई। तो चलिए भाई, देर ना करते हुए हम शुरू करें अपने प्रश्नों को। इस सीरीज में आपका जो पहला प्रश्न है भाई, पहला प्रश्न क्या बता रहा है कि यदि tan a बराबर 3/4 हो, यदि tan a बराबर 3/4 हो तो आपको बताना है cos a माइनस sin a और cos a बटे sin a का जो मान है वो कितना होगा। तो दोस्तों, मुझे एक बात बताओ आप लोग कि आपके लिए tan लिखा हुआ है, क्या मैं tan को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि sin बटा cos? क्या लिख सकते हैं भाई? sin बटा cos, बिल्कुल लिख सकते हैं sin बटा cos। और इसको कितना लिख सकते हैं? 3/4। तो भाई एक बात हम तो क्लियर हुई कि साइन की जो वैल्यू है वो 3 है और कोस की जो वैल्यू है वो 4 है। मतलब कि जहां पर भी हमें साइन दिखाई देगा वहां पर हम 3 रखेंगे, जहां पर भी हमें कोस दिखाई देगा वहां पर हम 4 रखेंगे। तो अगर मैं कहूं कि साइन की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे और यहाँ 3 रखेंगे। 4 में से 3 गया भाई, 1 बचा और 4 और 3 7 आ गया भाई, यानी कि 1/7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। बात समझ पाए भाई आप लोग? बात समझ पाए? अगले क्वेश्चन पे बढ़े। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। देखो भाई, अगला क्वेश्चन आप लोगों को कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्या दिया गया है कि 0.75 अनुपात x समानुपात 25 अनुपात 8 का जो मान है वो कितना होगा। तो भाई ऐसे प्रश्नों में आप अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई करते हो, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई करते हो। आप ऐसा लिख सकते हो 25 गुणा x। ठीक है भाई, अंदर वाले की मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 25 गुणा x और बराबर में लिख सकते हैं भाई 0.75 गुणा 8। भाई एक काम करते हैं कि पॉइंट हटाकर हम 2 जीरो नीचे बढ़ा लेते हैं और 25 से कम 25, 25 दिया 75। ठीक है भाई, 4 से फिर कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे 25 बार। ठीक है भाई, हमें बताना था x की वैल्यू, तो x बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6 और अपॉन में आ जाएगा 25, यानी कि 6/25 ऑप्शन नंबर 4। बात क्लियर हुई भाई? ये अनुपात से था क्वेश्चन 21 जनवरी 2021 का। आगे चले भाई, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है आप लोगों का। ठीक है जी, आगे देखें। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि s बराबर 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 तब x 4 गुणा माध्य प्लस 2 गुणा बहुलक माइनस 8 गुणा माध्यक का मान कितना होगा। देखो भाई, अगर मैं माध्य की बात करूं, माध्य बोलते हैं औसत को, यानी कि हमें तो औसत भी निकालना पड़ेगा इसमें। बहुलक की बात करूं तो जो ज्यादा बार आया हुआ होगा, जिसकी रिपीटेशन ज्यादा बार हुई होगी, वो बहुलक भी होगा इसमें। और अगर माध्यक की बात करूं तो ये माध्यक का मतलब कितना क्या है, यहाँ पे है माध्य का, तो हमें माध्य भी चाहिए होगी। पहले हम बहुलक ले लेते हैं, माध्य का ले लेते हैं, फिर माध्य ले लेंगे। अगर मैं बहुलक की बात करूं, जो सबसे ज्यादा बार आता है वो बहुलक होता है। अगर आप देखोगे 1 1 बार आया, 2 2 बार आया, 3 3 बार आया, 4 4 बार आया, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई जो बहुलक है, जो बहुलक है वो कितना है भाई हमारा 4। बहुलक कितना है भाई 4। माध्यिका की बात करें, अगर माध्यिका निकालनी हुई हमें इसमें, तो माध्यिका निकालने के लिए एक सिंपल सा फंडा है। फिलहाल ये आरोही क्रम में है, तो भाई एक इधर से काट देते हैं, एक इधर से काट देते हैं, ऐसे एक इधर से काट देते हैं, एक इधर से, एक इधर से काट देते हैं, एक इधर से। अब हमारे पास बीच में बचा क्या, केवल 1 3 ये बचा हुआ है, 1 3 ये बचा हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे पास 3 और 3 6, यानी कि जो भी हमारे पास बचा हुआ है उसे दोनों को जोड़ देना है। क्या कहा मैंने? जो भी हमारे पास लास्ट में बचता है उसे दोनों को जोड़ दो। मान लो अगर एक संख्या बचती तो वही माध्यिका निकल जाती। अगर यहाँ पर केवल 1 3 बचता तो हमारा आंसर जो था वो केवल और केवल 3 निकल जाता, माध्यिका जो थी वो 3 निकल जाती। लेकिन यहाँ पर 2 बचे तो हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो 3 और 3 6 और भाग कर दिया भाई 2 से। ठीक है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया भाई 3। यानी कि अगर मैं कहूं इसका जो माध्यिका है, माध्यिका कितनी निकली भाई इसकी, ये निकली 3। ठीक है भाई, यहां तक समझ पाए? माध्यिका निकल गई। अब माध्यिका निकलने के बाद हमें क्या करना था, इसका हमें निकालना था औसत। अब औसत कैसे निकाल लें, तो भाई देखो 4 बार दिया हुआ, यानी कि 16 तो यही हो गया भाई, प्लस 3 3 बार दिया, 3 3 9 ये हो गया, और प्लस 2 दूनी 4 ये हो गया, और प्लस 1 ये हो गया। तो
तो हम कह सकते हैं 16 9 25, 25 और 5 30, कुल मिला के कितने आ गए, पदों का योग हो गया 30। ठीक है, औसत के लिए ये तो फॉर्मूला यूज करते हैं क्या, कि योग बटे संख्या, क्या लिखते हैं भाई, योग बटे संख्या, ये औसत निकल जाते हैं, माध्य निकल जाता है, औसत बोल दो, माध्य बोल दो, समांतर माध्य बोल दो, बात एक ही। तो औसत योग बटे संख्या, योग की बात करूं तो मेरा 30 आ गया, और अगर मैं संख्या की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिलाकर संख्या कितनी होगी भाई, 10 होगी। 0 से 0 कट गया, केवल कितना बचा, 3। तो हम कह सकते हैं औसत भी निकल गया हमारा, यानी कि माध्य भी निकल चुका। तो औसत या माध्य कितना निकल गया भाई हमारा, 3 निकल गया। यहां तक बात क्लियर हुई आप लोगों को। अब सारी चीजें हमारे पास है, तो वैल्यू पुट करनी भाई इसमें, अब और कुछ नहीं करना। अब क्या करना, केवल वैल्यू पुट करनी। तो वैल्यू की बात करें, 4 गुणा माध्य, तो 4 गुणा माध्य का मतलब है कि 3 चौके 12, 3 चौके 12, ठीक है भाई। फिर प्लस 2 गुणा बहुलक, यानी कि अगर बहुलक की बात करो तो 4 है, तो 4 दूनी आ जाएगा भाई 8 आ गया, ठीक है भाई। फिर माइनस 8 गुणा माध्यांक, यानी कि माध्य का, तो 8 या 24, तो 24 आ गया भाई, ठीक है। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, 12 और 8 कितने हो गए भाई, 20, और माइनस 24, तो 20 में से 24 गए, माइनस के 4 आपका आंसर आ जाएगा भाई। क्या आएगा, माइनस का 4 आंसर आएगा। बात क्लियर हो पाई, बात क्लियर हो पाई भाई। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आगे देखे भाई, देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक दीवार के सहारे खड़ी सीढ़ी का जो उन्नयन कोण है, सीढ़ी का उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री है। सीढ़ी का निचला भाग दीवार से 4 रोड 2 मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई बतानी भाई हमें कितनी होगी। देखो अगर मैं बात करूं, ये एक दीवार थी, ठीक है भाई, ये एक दीवार थी। यहां से आपने एक क्या किया, सीढ़ी लगा दी, और यहां से यहां तक की जो उन दोनों के बीच की दूरी है, सीढ़ी की और दीवार के बीच की दूरी कितनी दे रखी है भाई, 4 मीटर दे रखी है। 4 रूट 2 मीटर, कितनी दे रखी है भाई, 4 रूट 2 मीटर, ठीक है। अब ये सीढ़ी की लंबाई है, हम सीढ़ी की लंबाई बोल सकता हूँ AC, लो ABC मान लेते हैं। सीढ़ी की लंबाई है AC, हमें चाहिए AC, जबकि ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री का है। कितने डिग्री का है भाई, ये 45 डिग्री का। ये एंगल 45 डिग्री का है, ये 4 रूट 2 दे रखा है, ठीक है भाई। अब हमें क्या चाहिए, ये सीढ़ी की लंबाई चाहिए ये। अच्छा, हमारे पास मैं ऐसे भी कह सकता हूं, अगर ये आधार है तो मुझे क्या चाहिए, कर्ण। अगर ये आधार है मुझे क्या चाहिए, कर्ण। और कर्ण और आधार किसमें होता है, ये होता है कोस में। कोस को क्या लिखते हैं, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है भाई, आधार बटे कर्ण। अब अगर मैं कोस थीटा की बात करूं, आधार कितना है भाई, 4 रूट 2, जबकि कर्ण की वैल्यू नहीं पता, मैं कह देता हूं कर्ण को कर्ण ही लिख देते हैं। और यहां पे वैल्यू पुट करते हैं कोस 45 की, क्योंकि यही होता है, कोस 45 का ही मान है क्या, आधार बटे कर्ण। तो कोस 45 की वैल्यू होती है भाई 1 रूट 2 और बराबर 4 रूट 2 और बटे में के। तो रूट 2 की जब मल्टीप्लाई इसमें होगी तो के बराबर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि सीढ़ी की लंबाई यहां से लेकर यहां तक कितनी है भाई, 8 मीटर है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8 मीटर। बात समझ पाए, ठीक है भाई, किसी कोई डाउट, आगे बढ़े भाई। देखो क्वेश्चन है कि यदि A अनुपात B बराबर 7:9 और B अनुपात C बराबर 1:12, तो आपको बताना है कि A अनुपात B अनुपात C कितना होगा, ठीक है भाई। देखो अगर मैं कहूं कि मेरे पास A B और C की बात चल रही है, तो A है 7 के अनुपात में, B है 9 के अनुपात में। अब B के नीचे B रखेंगे, B की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1। देखो जो जिसके सामने होगी वो उसकी वैल्यू होगी, तो B की वैल्यू कितनी है, 1 और अनुपात 12, ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, देखो ये 1 यहाँ लिखा हुआ है तो इसे 1 को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 9 है ना, इसके बराबर में ये 9 लिख देते हैं, ठीक है भाई। अब एक काम करो, गुणा कर लो, 7 एकम 7, अब यहाँ पे गुणा करेंगे 9 एकम 9 और 12 निम्न 108, तो कितना आ गया भाई, 7 9 108, 7 9 108, ऑप्शन नंबर पहला। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो भाई फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, वो ये है कि आप क्या करो कि इसकी मल्टीप्लाई तो कर दे इसमें, तो 7 एकम 7,
इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, 9 एकम 9, और इस वाले की मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, यानी कि 12 में 108। तो फिर ऐसा कर लो, आंसर तब भी यही आएगा। जो पहला तरीका बताया कि यहाँ साथ इस एक को यहीं पे इसके सामने लिख देते हैं, इस 9 को इसके सामने, यानी कि जो खाली जगह बची हुई वहां पर वही संख्या लिख देते हैं इसके सामने वाली। नहीं तो फिर इसकी मल्टीप्लाई बी की मल्टीप्लाई ए में, बी की मल्टीप्लाई बी में, और बी की मल्टीप्लाई सी में। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हो पाई भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है भाई, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 25 सेंटीमीटर और एक विकर्ण दे रखा है भाई। अच्छा, एक समचतुर्भुज बना लेते हैं भाई पहले, उसके बाद देखेंगे आगे की प्रक्रिया क्या करना है इसमें, है ना। एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। लो भाई, ये है एक समचतुर्भुज। आप लोगों को अगर एक बात का पता हो, वो क्या कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है भाई, एक दूसरे का जो इनके बीच का कोण होता है यहाँ पे कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं बात करूं, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी। देखो, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे विभाजित करते हैं, और विकर्ण जो होते हैं दो समान भागों में विभाजित हो जाते हैं। मतलब अगर ये पूरा विकर्ण मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 5 ही रहेगा। अगर ये 20 सेंटीमीटर का है तो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा भाई, अगर 20 है पूरा तो यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा, 10 सेंटीमीटर। यानी कि जो विकर्ण होते हैं वे दो समान भागों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है भाई, कोई डाउट? अब वो कह रहा है कि भुजा तो हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 25 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण उसने 14 दे रखा। कोई से मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक के कितना है, 7 रहा होगा। ये वाला मुझे नहीं पता है, मान लेता हूँ कि ये x था। ठीक है, आधा मानते हैं केवल, यहाँ से लो, o से लेके b तक ये केवल x है, o से लेके c तक ये 7 है। अगर पूरे की बात करें तो 14 है। ठीक है, इस बात का मतलब है कि अगर मैं b से d की बात करूँ तो 2x होगा पूरा विकर्ण। पूरा विकर्ण कितना होगा, 2x। अब करना क्या है भाई, देखो ये 90 है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, एक लंब है एक आधार है, तो हमें एक ही तो x की वैल्यू निकालनी है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर लिखेंगे भाई, 625 बराबर लंब का स्क्वायर 7 मान लेते हैं, आ जाएगा 49, प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमें नहीं पता है, ये इधर आएगा, ये हो जाएगा भाई 625 में से 49 गए 576 आ गया भाई, और x। तो ये जब रूट लगाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24, क्योंकि 576 जो होता है 24 का वर्ग होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस x की जगह ना यहाँ पे ये आधा विकर्ण जो था वो 24 था भाई। आधा विकर्ण कितना था, 24। अगर आधा विकर्ण 24 था तो 24 ही रहा होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ एक विकर्ण तो इसका, एक विकर्ण जो होगा पहले वाला, एक तो उसने यही रखा था 14 है, और दूसरे विकर्ण को उसने कहा कि जो दूसरा विकर्ण है तो फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला जो विकर्ण है, सेकंड वाला जो विकर्ण है वो कितना हो जाएगा, 24 और 24 48। और हमें क्या निकालना था, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए 1/2 गुणा पहला विकर्ण, ठीक है जी, और गुणा दूसरा विकर्ण। ठीक है जी, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। अगर मैं पहले विकर्ण की बात करूं तो 1/2, पहला विकर्ण हमारा कितना था भाई 14, और दूसरा विकर्ण 48, 2 से काट देते हैं 7 बार, गुणा करेंगे 7 8 56, 7 चौक 28, 28 और 5 33, 28 और 5 33। ठीक है जी, 28 और 5 33, कितना आ गया है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर हो पाई? अच्छा, अगर आपको ऐसा फॉर्मूले से भी करना चाहते हो तो इनका ना आपस में संबंध होता है भुजा का, किस किस का, भुजा का और विकर्ण का। वो क्या होता है, वो होता है कि भुजा का स्क्वायर बराबर जो भी पहला विकर्ण होगा, मान लो पहला विकर्ण x था, x के आधे का स्क्वायर, ठीक है भाई, और प्लस दूसरा विकर्ण y मान लेते हैं, y के आधे का स्क्वायर। ये संबंध होता है भाई इनमें, ठीक है नहीं, भुजा में और विकर्ण में।
भुजा में और विकर्ण में ये संबंध होता है। बात तब भी यही निकला कि भुजा का स्क्वायर 625, भुजा का स्क्वायर 625 हो जाएगा भाई, और विकर्ण कितना है 14, 14 का आधा करेंगे 7 भाई, 14 का आधा हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर 49, वही जाकर उधर हमारे बस इतना होता है कि यहाँ से ना पूरा विकर्ण निकल जाता है हमारा, ठीक है। नहीं, हमने जो 24 निकाला था ना, 24 के बजाय सीधा सीधा 48 निकल जाता है, और बस दोनों विकर्णों का गुणनफल और फिर उनका आधा आंसर, यानी कि 336 हमारा आंसर निकल जाएगा। किसी कोई डाउट? क्यों भाई बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 5 करोड़ के लिए अगला क्वेश्चन देखें। ये दिया हुआ है कि रूट में 169, क्यूब रूट में 27, 64 और 144 का जो एलसीएम है वो कितना होगा भाई? एलसीएम 169 की बात करें तो 169 किसका वर्ग होता है? 13 का वर्ग होता है, बिल्कुल। अच्छा 27 किसका घन होता है भाई? 3 का घन होता है। 64 किसका घन होता है? 4 का घन होता है। अच्छा 144 किसका वर्ग होता है? 12 का वर्ग होता है। अब हमें क्या करना है भाई? हमें लेना इनका एलसीएम। एलसीएम कैसे लोगे? देखो ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या का स्क्वायर है। अगर मैं इसे तोड़ दूं तो 3 और 4 में टूटेंगे। देखो आपको ना हमेशा अगर एलसीएम लेना है तो अभाज्य संख्या के स्क्वायर में तोड़ लो। अभाज्य संख्या का स्क्वायर या तो अभाज्य संख्या के स्क्वायर में तोड़ लो या अभाज्य संख्या की पावर में तोड़ लो, ठीक है। नहीं, स्क्वायर में तोड़ो या पावर में तोड़ो। हम कह सकते हैं कि पहले अभाज्य संख्या 2 है, या तो 2 की पावर में तोड़ लो, या 3 की पावर में, या 5 की, या 7 की, या 11 की, या 13 की, ठीक है। नहीं, जैसे अगर 36 लिखा हुआ है तो बच्चे कहते हैं कि सर ये तो 36 तो ऑलरेडी एक स्क्वायर है, तो 36 भाई अभाज्य संख्या नहीं है, इसे तोड़ो। 9 चौक 36, यानी कि 3 की पावर 2 है, या 2 की पावर 2 है, ठीक है। ऐसा तोड़ना है। अब देखो हमारे पास 2 का सबसे बड़ा जो पावर है वो 2 के स्क्वायर है, यानी कि 4 है भाई। 2 का सबसे बड़ा गुणज क्या है हमारे पास? फिलहाल इसमें 4 है। तो अगर मैं बात करूं तो हम 2 के लिए 4 लेंगे, तो एक बार 4 आ गया ना तो दोबारा से फिर 4 नहीं लेना है। अच्छा 3 के लिए सबसे बड़ा देखा तो 3 ही है भाई, 3 के लिए 3 ही है, तो एक बार ले लिया दोबारा से नहीं लेना है। फिर उसके बाद 13 है, ठीक है जी। तो 4 या 12, तो 12 ये हो गया भाई, और 13 ये हो गया, ठीक है जी। 13 दूनी 26 का 6 का 2, और 13 कम 13, 13 और 2 15, यानी कि 156 आएगा भाई। इसका एलसीएम कितना आएगा? 156, ठीक है जी। कोई डाउट? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। किसी बच्चे को कोई भी डाउट होगा पूछ लेना। अच्छा भाई अगला क्वेश्चन है कुछ, देखो भाई अगला क्वेश्चन है कि 8 + 27 + 64 + 1000 तक और +2 + 4 + 6 + 20 तक का जो योग है वो कितना होगा भाई, ठीक है। तो ये निकालना था हमें। अच्छा अगर हम बात करें तो भाई इस 8 का मतलब है कि 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, ये 3 की पावर 3 लिखा हुआ है, ये 4 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो कुल मिलाकर 10 की पावर 3 तक लिखा हुआ है, ठीक है। और जब कभी भी आपके पास क्यूब में होती है संख्याएं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उन सब का योग निकालने के लिए कि n + 1 और बटे में आ जाएगा 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, इस पूरे का होल स्क्वायर। लेकिन भाई मेरे दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये फॉर्मूला जो होता है ना ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर आगे की जितनी भी संख्या होंगी वहां तक, यानी क्रमागत संख्या शुरू होनी चाहिए 1 से। ऐसे नहीं है कि आपने 2 से स्टार्ट कर दिया तो इस फॉर्मूले को यूज कर लोगे, नहीं। ये जो आंसर निकलेगा ना आपका किसका निकलेगा? 1 की पावर 3 + 2 की पावर 3 + 3 की पावर 3 और डेड 10 की पावर 3 तक का आंसर निकलेगा भाई ये। लेकिन आपकी संख्या है तो 2 से स्टार्ट है तो तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर क्या करेंगे कि जो भी हमारा योग आएगा ना तो हम उसमें से, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक है, हम इसमें से 1 हटा देंगे तो 2 से आगे शुरू हो जाएगी, समझ पाए ना। तो n की जगह लिख देते हैं 10, ठीक है भाई, और 10 और 1 11 भाई। 10 का मतलब है ये होता है n, कभी उसे 1000 को लगा दो, तो 10 और 1 11 और बटे में आ जाएगा 2 और इस पूरे की पावर 2, तो 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 और 11 पंजे 55, 55 का स्क्वायर होता है 30 25, ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं कहूँ ना तो ये 1 से लेकर 10 तक के घन का योग है 1 25, समझे ना भाई। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घन का योग है 1 से 30 25, और हमें क्या चाहिए 2 से लेकर 10 तक की। तो भाई ये जो 1 है ये हटा देते हैं इसमें से। अब अगर मैं इसमें से 1 हटा दूं तो 2 से लेकर 10 तक की जो संख्याओं का योग है वो कितना है 30 24। 2 से 10 तक की संख्याओं का योग जो है वो कितना है 30 24, यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो इसका योग है ना ये यहाँ से यहाँ तक इसका योग है 30
24। ठीक है भाई, तो यहां तक तो पता लग चुका हमें कि इसका आंसर तो 30 24 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं भाई। अगर इसकी बात करें तो देखो सारी सम संख्याएं हैं तो दो बाहर ले लेते हैं इसमें से। अगर मैं दो बाहर ले लेता हूं तो देखो क्रमागत संख्या क्या हो जाएंगे, 1 + 2 + 3 + 4 और डैश 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 10 तक ही जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके लिए भी हम यही फॉर्मूला, देखो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो देखो ये 1 से स्टार्ट हो रही तो इसमें तो ज्यादा झमेला नहीं है। हमने क्या किया कि इस पर स्क्वायर लगाया, लेकिन जब हम ये वाला योग निकालते हैं ना तो यहाँ स्क्वायर नहीं लगाते हैं, यहाँ केवल लिख देते हैं n+1 और बटे 2। तो एक काम करते हैं ना कि दो तो ही गुणा में रहेगा ही बार, और ये योग निकलेगा यहाँ से यहाँ तक, तो n की वैल्यू कितनी है 10, 10 और 1 11, और 11 बटे 2 और 2 पंजे 10, तो यहाँ जाएगा भाई 11 पंजे 55, 55 दूनी 110, यानी कि हमारा यहाँ तक का योग निकल गया 110। तो भाई 30 24 ये 110 ये दोनों को जोड़ लेते हैं। जब आप इसमें 110 जोड़ोगे तो 4 2 और 1 3 1 3, यानी कि 31 34 आपका आंसर निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा भाई 31 34। बात समझ में आई। अगर कभी भी घन वाला दे कर रखें तो n+1 बटे 2, लेकिन याद रखना ये तभी यूज करोगे जब संख्याएं 1 से स्टार्ट होंगी। अगर संख्याएं 1 से स्टार्ट नहीं है तो फिर घटाना पड़ेगा, जैसे अभी घटाया हमने। और अगर आपको केवल योग योग निकालना है तो फिर क्या करोगे n+1 बटे 2, ये भी तभी जब संख्याएं 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, चलो भाई कुछ और भी दिया हुआ है भाई। क्या दिया हुआ है कि 5 वर्ष की अवधि के लिए 2 सहित 5/3% प्रति वर्ष की दर से 75,000 रुपए पर साधारण ब्याज की राशि क्या होगी। 75,000 रुपए पर साधारण ब्याज की जो राशि है वो कितनी होगी भाई। अब देखो हमें कह दिया है कि अगर मैं कहूं एसआई की बात करें, हम एसआई क्या होता है, मूलधन दर समय और बटे में 100 होता है। एसआई की बात करें अगर, यही हमें चाहिए है भाई। बाकी सारी चीजें आपके पास है, कितना है 75,000 मूलधन है आपके पास, 75,000 मूलधन है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम दर की बात करें तो 3 दूनी 6 और 5 11/3 आपके पास दर है। और अगर मैं समय की बात करूं तो समय 5 वर्ष है, और पूरे के बटे भाई आपके पास 100 भी है। ठीक है, बस अब सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, 3 से काटेंगे तो भाई 25 बार कटेगा। ठीक है भाई, 3 से काटेंगे 25 बार, और ये हो जाएगा 25 पंजे 125, तो ये हो जाएगा 125, यानी कि 1250 गुणा 11। गुणा कर लो भाई, 0 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 कम 11, 11 और 2 13, यानी कि 13,750 रुपए का आप लोगों को साधारण ब्याज मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, 13,750 रुपए का। किसी कुछ पूछना हो? चलो भाई आगे देखें। अगला दिया गया है कि समीकरण है आपके पास, एक समीकरण है। क्या है समीकरण कि x गुणा 1 है मोड़ में और बराबर में है 0 के सभी धनात्मक हलों की संख्या कितनी होगी। अच्छा, अगर मैं इसे ऐसे लिख लूं, x गुणा 1 मोड़ से बाहर करके लिखूं बराबर 0, ये किसके अपॉन में चल जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 0। तो भाई वो यही पूछ रहा था कि इसके धनात्मक हलों की संख्या कितनी होगी, तो x बराबर तो 0 आ गया, तो सीधा सीधा इसके धनात्मक हलों की संख्या कितनी है 0। ठीक है भाई, ऐसे ऐसे आसान आसान क्वेश्चन दिए गए थे 21 जनवरी 2021 में। ठीक है भाई, और हो सकता है, संभावना है कि आगे भी ऐसे ही प्रश्न आए, तो इसलिए इन्हें अच्छे से समझना। ठीक है भाई बच्चों, चलो भाई देखो क्या लिखा गया है कि 81/7 गुणा 21/3 माइनस 3 चौके 12 और 2 14/3 और गुणा ये 7 नीचे आ जाएगा, 9 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 9/7 गुणा 121/6 ये लिखा गया है भाई। ठीक है भाई, जब कभी भाग हो ना तो उसकी जगह गुणा का निशान लगा के इसको अल्टा पलटी कर देते हैं, यानी कि जो नीचे है वो ऊपर पहुंचा देते हैं, ऊपर वाला नीचे है। अब देखो भाई क्या करना है, 7 या 21 हो रहा है, 21 से 21 तो यही कैंसिल हो गया भाई, हमारा यहाँ पर बचा 81। ठीक है भाई बच्चों, अच्छा जी, उसके बाद हमारा देखो 3 कम 3, 3 दूनी 6, ठीक है जी। अच्छा 7 कम 7, 7 दूनी 14, ठीक है भाई, और 2 कम 2, 2 तिया 6। अच्छा ये गलत हो गया भाई, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, कोई नहीं, ये गलत हो गया, एक सेकंड रुकना। हाँ
अब देखो 3 एकम 3 है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है भाई। और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 और 14 से 14 ये कैंसिल हो गया, माइनस का 121। भाई वो गलत हो गया था, कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं भाई, देखो माइनस वाली वैल्यू बढ़िया, यानी कि जो भी आंसर निकलेगा माइनस में निकलेगा, यानी कि दो तो आंसर होंगे ही होंगे नहीं। अब बस 81 में से या 121 में से 181 घटा लेते हैं भाई, 121 में से 81 घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा भाई 40 आ जाएगा माइनस का, कितना आ जाएगा भाई माइनस का 40 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई माइनस का 40। कोई डाउट? ओके चलो देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री और tan 3 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री। देखो मैं आपको ना एक इसका सिंपल सा कंसेप्ट बता देता हूँ। यदि दोनों संख्या दोनों जो है tan tan में हो, कोट कोट में हो, साइन साइन में हो, सेक सेक में हो या कोसेक कोसेक में हो, ठीक है नहीं। और देखो जैसे ये भी tan है और ये भी tan है और इन दोनों का जो इसके डिग्री के मान दे रखे हैं, इन दोनों का योग 90 आ रहा हो, कितना आ रहा हो भाई 90, तो उसका आंसर जो होता है वो 1 होता है। यदि इन दोनों का योग 90 आ रहा हो और दोनों के दोनों जो है tan tan है या सेक सेक है, कोस कोस है, कोसेक कोसेक है, तो उन दोनों का योग अगर 90 आ रहा हो तो आंसर जो होता है वो 1 होता है। क्यों होता है वो भी मैं बता देता हूं आपको। अगर मैं लिखूं इसे, ये लिखा हुआ है tan 2 डिग्री और इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं गुणा, tan को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2, ठीक है जी 90 माइनस 2, फिर tan 2 डिग्री, tan 2 डिग्री गुणा tan का क्या हो जाएगा भाई कोट 90 माइनस थीटा, कोट थीटा होता है कोट 2 डिग्री। अब आपको पता है कि जब आप कभी भी tan और करते हो कोट की गुणा तो आपका आंसर आता है 1। क्यों आता है? क्योंकि tan का उल्टा ही कोट होता है, ठीक है नहीं। tan का उल्टा क्या होता है भाई कोट, हमेशा कोट को ना ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा tan, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर हमारा आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो मैंने क्या कहा, मैंने भी वही बात बोली थी कि यदि इन दो को जोड़ के 90 डिग्री आ रहा हो और दोनों के दोनों जो मान है tan tan में दे रखे हो तो उसका आंसर 1 होता है। देखो दोनों को जोड़कर 90 डिग्री आ रहा 1 आ गया, दोनों को जोड़कर 90 डिग्री आ रहा 1 आ गया, यानी कि इस पूरे का मान ना भाई 1 होगा, इस पूरे का मान जो है वो 1 होगा यहां से लेके यहां तक। अब देखो हम लिख सकते हैं 1 गुणा tan 45, tan 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1 ही होती है, तो 1 ही कम 1 आंसर आ गया भाई ऑप्शन नंबर 2, 1 ही कम 1 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। बात समझ पाए? बात समझ पाए? ठीक है चलो भाई आगे बढ़े इसमें। चलो भाई ये कह रहा है कि 13 की पावर 3 है, 13 की पावर 3 है और माइनस 4 की पावर 3 है और बटे में 13 माइनस 8 भाग 2 और भाग 8 और फिर माइनस 2 प्लस 6 गुणा 9। चलो एक काम करते हैं, पहले 13 का घन लिख लेते हैं। 13 का घन होता है 2197 भाई, 13 का घन होता है 2197 और माइनस 4 का घन होता है 64, ठीक है भाई ये लिख लिया। बटे में हम लिखते हैं इसे 2 से काट देते हैं बस, सीधा सीधा 2 चौके 8, तो 13 में से 4 गए भाई 9 बचे, ठीक है 9 बचे। अब उसके बाद भाग लिखा हुआ है, ठीक है भाई, तो भाग का हम गुणा में चेंज कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं 1/8, ठीक है भाई, इसे क्या लिख देते हैं 1/8। उसके बाद माइनस में लिखा हुआ है, माइनस में क्या है 2, 6 निम 54, 54 और 2 56, कितना आ गया भाई यहाँ पे 56 आ गया। किसे कोई डाउट? किसे कोई डाउट भाई? अब देखो भाई इसे घटा लेते हैं, 7 में से 4 गया 3 बचा हमारा, 9 में से 6 गया 3 बचा हमारा, यहाँ पर बचा हुआ 1 है, यहाँ पर 2 है और बटे में 9 है और गुणा में कितना है यहाँ पे 8 और माइनस में है 56, ठीक है भाई। अब देखो 3 और 3 6 और 1 7 और 2 9, बड़े आराम से कट जाएगा 9 से, क्योंकि अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, तो काट दो भाई, 9 दूनी 18, 3 बचे और जी 9 तिया 27, 6 बचे, 9 सत्ते 63, यानी कि 237/8 बचा भाई, 237/8 बचा और माइनस में 56। देखो अब ये जाएगा तो है नहीं, यानी कि जो भी आंसर है हमारा, जो जितने भी आंसर है उसके बटे में 8 है, यानी कि ये तो बात क्लियर है कि जो भी आंसर आएगा उसके बटे में 8 आएगा ही आएगा, क्योंकि अपॉन में 8 आ रहा है। तो एक काम करते हैं भाई एलसीएम लेकर घटा देते हैं, तो यहाँ इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो जब इधर होएगी यानी कि 8 की मल्टीप्लाई 56 में होगी, तो 8 6 48, ठीक है भाई, 8 5 40, 40 और 4 44, ठीक है जी।
और माइनस में 237 और बटे 8। अब भाई घटा लो, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है तो क्लियर है कि भाई आंसर माइनस में ही होगा। तो घटा के लिखते हैं, 8 में से 7 गया 1, 4 में से 3 गया 1, ठीक है भाई, और ये 4 में से 2 गया 2, यानी कि 211 बटे 8 आपका आंसर आ जाएगा, 211 बटे 8, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई बच्चों, 211 बटे 8 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट किसी तरह? ठीक है भाई, आगे देखें। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी सरलीकरण का ही है भाई आप लोगों के, अगला क्वेश्चन भी सरलीकरण के लिए ही है। क्या है भाई बालकों, देखो 32 भाग 4 माइनस 5 गुणा 8 भाग 3 और बटे में है 5 गुणा 3 माइनस 6 प्लस 3। तो एक काम करो भाई, इसने डायरेक्ट कर देते हैं, 4 8 32, यहाँ पर आ गया 8, उसके बाद माइनस 5 और गुणा 8 और बटे में आ जाएगा भाई यहाँ पे भी 3। ठीक है भाई, इसे तो काट ही दिया हमने, 5 गुणा 8 भाग 3। उसके बाद इस पूरे के बटे में जो है वो क्या दे रखा है, 5 या 15 दे रखा है भाई, और माइनस 6 और 3 9 आ गया। ठीक है भाई, 5 या 15 और 6 और 3 9। सोल्व कर लेते हैं भाई, क्या करते हैं, 8 पंजे 40, कितना आ जाएगा भाई, ऊपर आ जाएगा 8 माइनस 40 बटे 3 और पूरे के अपॉन में आ जाएगा 15 में से 9 गया 6। ठीक है कि 15 में से 9 गया, कितना बचा 6। तो भाई 3 8 24 और 24 में से 40 घटाने हैं, ठीक है नहीं, तो 24 में से 40 गए, माइनस के 16 बचेंगे भाई, और बटे में 3 बचेगा और इसके बटे में 6 बचेगा। ठीक है भाई, अंदर वाले की मल्टीप्लाई, यानी कि इस 6 को ना सीधा अंदर पहुंचा दो यहाँ पे, क्योंकि इसके बटे 1 है, अंदर वाले की मल्टीप्लाई अंदर, बाहर वाले की मल्टीप्लाई बाहर, तो ये हो जाएगा 16 बटे 3 गुणा 6 और वो भी माइनस में। काट दो भाई, कितनी बार कटेगा, 2 8 16 और 2 3 6, तो आ जाएगा माइनस का 8 बटे 3 3 9, माइनस का 8 बटे 9, यानी कि माइनस वाला तो केवल एक ही आंसर है, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 8 बटे 9। कोई डाउट भाई, कोई डाउट? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि 400 रुपए की राशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 450 रुपए प्राप्त करने के लिए कितने साल लगेंगे। यानी कि आपने ना कोई धन रखा 400 रुपए का, और वो जो 400 रुपए का धन है, आपको उस 400 रुपए के धन पे 450 रुपए का ब्याज चाहिए, और ब्याज चाहिए तो आपको केवल उसके जो वर्ष है, उसका जो समय है, वो आप लोगों को ज्ञात करना है भाई। तो अगर मैं बात करूं, आपको एसआई निकालना बहुत अच्छे से आता है कि एसआई बराबर क्या होता है सर, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100 ही होता है भाई। अच्छा, एसआई आपको 450 दिया गया है, ठीक है, मूलधन भी आपके पास 400 रुपए है, दर आपके पास 5% है, समय आपको निकालना है, और बटे में रख देते हैं हम 100। एक काम करो भाई, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 से इसे भी काट देते हैं भाई, 5 9 45। ठीक है भाई, जब 4 से काटोगे तो 22.5 आ जाएगा भाई, कितना आएगा, 22.5 आ जाएगा। टी की वैल्यू 22.5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, तो भाई बच्चों आज हमने 18 17 18 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के लिए किए हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी और क्वेश्चन बच रहे हैं, अगर मैं और कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जो अब बचे हुए क्वेश्चन हैं वो कल करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो भाई, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।